Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I am going to present a lecture on the Hindu analysis 24 दिसंबर 2020. आज के न्यूज़ में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहली जो न्यूज़ है, इन 2020 एक्सटेंट ऑफ आर्कटिक सी आइस वाज इट्स सेकंड लोएस्ट इन द हिस्ट्री. देखिए ये वरी होने वाली न्यूज़ है. देखिए यहाँ पे आपकी अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आर्कटिक सी है. तो इसमें और कुछ चीज़ें भी हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आपका आर्कटिक ओशन. जियोग्राफी के आपके पेपर के हिसाब से देयर आर सम सीज, बेरेंट सी, ठीक है, रशिया के ऊपर है कारा सी, ठीक है, कारा सी. फिर यहाँ पे ईस्ट साइबेरियन और यह है बेरिंग सी, और यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन अलास्का, बिटवीन यूएसए एंड रशिया. और यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड आ गया, ठीक है, बैफिन बे. दीज आर समथिंग, आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा. अब यहाँ पे बात करी जा रही है आर्कटिक सी की. तो ऐसा है कि एक साइकिल चलती है सितंबर के मंथ में. आपको पता है कि अर्थ अपना हीट को बैलेंस करके रखती है. अर्थ देखी होगी आपने, इक्वेटर, यहाँ से विंड एंड जो करंट फ्लो होते हैं इस तरह से होते हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स क्या है? देखिए, कोरियोलिस फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स. यहाँ पे अर्थ की रोटेशन चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है. आपने बच्चों को पार्क्स में घूमते हुए देखा होगा, एक झूला होता है, गोल 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 घूमता है, ठीक है. अगर आप वहाँ पे खड़े होके उस घूमते हुए झूले से अगर बॉल फेंकते हैं तो वो इस तरफ को टिल्ट रहेगी. दैट इज़ सेम इफेक्ट, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स. यहाँ से अगर कोई चीज़ चलती है तो वो इस तरह से टिल्ट हो जाएगी और साउथवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ को, सदर्न हेमिस्फीयर में. तो इस तरह से ये जो है, देखिए आपको पता है ये समर के टाइम पे जो सितंबर वाला मंथ आता है उस टाइम पे मौसम बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो गर्मियों का असर है, ठीक है, यहाँ पे आपका करंट्स जाएंगे, विंड जाएंगी, तो ये आर्कटिक सी को जो आइस है उसको वो पिघलना शुरू हो जाती है. बट इन जो नॉर्मल साइकिल है वो ये कहती है कि सितंबर के बाद क्या होता है, वो फिर से रीफ्रीज होना शुरू हो जाती है. बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है. अब इसका रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया. अब आपको पता है हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. यही है इस केस में, इस चीज़ को याद रखिएगा आप. अगला जो पॉइंट है, अगला आर्टिकल है, कैबिनेट नोट फॉर 100% FDI इन DTH सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 100% FDI दे दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब इस चीज़ में हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स के बारे में. FDI क्या है? देखिए, कोई कंपनी जिसका कंट्रोल, जो ओनरशिप है, मान लीजिए कहीं और है. मान लीजिए आप यूनिलीवर इंडिया, जिसका कि आप कोलगेट्स वगैरह यूज़ करते होंगे, ठीक है. FDI इन्वेस्ट करा है, इंडिया में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, उससे प्रोड्यूस कर रही है और इंडिया में उसका कंजप्शन चल रहा है. FDI an investment in the form of controlling ownership in business in one country by entity based in another country. जो यूनिलीवर है वो USA बेस्ड है, ठीक है. तो उसकी जो मेन ब्रांच है, मेन हेड ऑफिस है, वो कहाँ पे? USA में. बट स्टिल उसने जो कंट्रोलिंग बिजनेस ओनरशिप इन इंडिया, तो दैट इज़ FDI. अब FDI को एक FDI होती है, एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. देखिए, दोनों केसेस में फॉरेन से ही इन्वेस्टमेंट आएगी, बट देयर आर सम डिफरेंसेस वी विल डिस्कस इन द प्रोसीडिंग लेक्चर. ऐसा है कि जो मेन डिफरेंस है वो डायरेक्ट कंट्रोल का आता है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है. दे कैन बाय शेयर्स, ठीक है, बट डोंट हैव ऑनरशिप ऑन द कंपनी, ठीक है. बट FDI के केस में ओनरशिप होती है, स्टेक्स लिए गए होते हैं. और अगर FDI को देखें तो एक इनऑर्गेनिकली होती है, एक ऑर्गेनिकली होती है.
इनऑर्गेनिकली का क्या मतलब है, बाइंग अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री। मान लीजिए कोई कंट्री थी, यूएसए, यूरोपियन यूनियन की कोई कंट्री थी, उन्होंने टारगेट करा इंडिया को और उन्होंने एक नई कंपनी को पूरी की पूरी तरह से बाय कर लिया, तो वो किस तरह की एफडीआई होगी, इनऑर्गेनिकली। और ऑर्गेनिकली का क्या मतलब है, अगर इंडिया में कोई कंपनी ऑलरेडी स्टेबल है और वो एक्सपैंड कर रही है अपना ऑपरेशंस, ठीक है, ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। मान लीजिए यूनिलीवर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, वो और एक्सपैंड कर रही है, कोलगेट की जगह और कुछ भी बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो दैट इज़ ऑर्गेनिकली एफडीआई। समझ गए होंगे आप। एफडीआई इंक्लूड्स मर्जर्स एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन को भी इंक्लूड करता है एफडीआई। बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज़ बन रही हैं, वो भी एफडीआई की, बट किसके द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा। याद रखिएगा ये किस कंटेक्स्ट में हम बोल रहे हैं, फॉरेनर्स। अब री इन्वेस्ट कर रही हैं, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ओवरसीज से, उनको बाहर से कोई प्रॉफिट हुआ, बाहर जो उन्होंने सेटअप रखा हुआ था किसी और कंट्री से, बट इंडिया में आके वो फिर से अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में एक्सपेंड कर रही हैं बिजनेस, किसके द्वारा, री इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो दैट इज़ ऑल्सो एफडीआई, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। कुछ फैक्ट्स हैं। सिंगापुर जो रहा है अभी करंट के लिए, आपका ये क्वेश्चन रह सकता है कि जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया कौन सा रहा है, तो वो रहा है सिंगापुर। एंड किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपनी अट्रैक्शन बढ़ाई है, मतलब सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पे इन्फ्लो हो रहा है, वो है सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो कि सबसे बड़ा रेसिपिएंट रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लो अगर किसी कंट्री में एफडीआई का हुआ है तो वो है यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब एफडीआई इन इंडिया देखिए ऐसा है कि एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें कि किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ना हो, ठीक है, टोटली क्लोज्ड। और यहाँ पे एफडीआई की बात करी जा रही है। देखिए 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ, इन्फ्लक्स हुआ फॉरेन कंपनीज़ का। ऐसा है कि पहले भी कुछ ना कुछ था, बट हम सब्स्टिट्यूशन गुड्स पे डिपेंड करते थे, जो कि गुड्स बाहर से इंपोर्ट करी जानी है, रेदर देन इम्पोर्टिंग हम ट्राई करते थे कि हम उनको खुद ही बनाएं। तो उन चीज़ों ने हमें बहुत हैम्पर भी करा है। तो इस चीज़ में नहीं जाएंगे। ऐसे कि 1991 में एफडीआई का इन्वेस्ट करने का वो इंट्रोड्यूस करा गया, बट किस एक्ट के द्वारा, फेमा जो एक्ट है वो 1999 में लाया गया था, फेरा एक्ट को रिपील करके, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इस चीज़ को रिपील कर दिया गया था 1998 के आसपास, और इस चीज़ को लाया गया था 1999। अब दो तरह के रूट्स होते हैं एफडीआई के आने के, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। एफडीआई ऑटोमेटिक रूट एज मतलब नेम सजेस्ट कि एफडीआई फॉलोड विदाउट प्रायर अप्रूवल, गवर्नमेंट की अप्रूवल लिए बिना ही कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी होती हैं कि हाँ इस सेक्टर में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है कोई भी फॉरेनर्स, कोई भी फॉरेनर्स एंटिटीज़, वो इंडिया में इन सेक्टर्स में क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है बाई एफडीआई रूट। कौन सा, ऑटोमेटिक के बाद गवर्नमेंट होता है। कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, रहे होंगे और हैं एक्चुअली, ठीक है, उनमें गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी रहेगी। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट्स। और कुछ इंडिया पोजेस अ कैप ऑन इक्विटी होल्डिंग बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स इन वेरियस सेक्टर्स। करंट एफडीआई एविएशन एंड इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी लिमिट करी गई है, 49%। अलग अलग कैप्स बनाए होते हैं, किसी में 100, जैसे अभी हमने देखा कि जो डीटीएच सर्विसेज हैं उसमें 100% कर दिया गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट अभी जैसे कि ये एविएशन और इंश्योरेंस सेक्टर उनमें भी है, टोटली प्रोहिबिट नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट किस लेवल पे है, 49% पे है। तो हाँ, और देखिए यहाँ पे 2015 में इंडिया ओवरटुक चाइना एंड यूएस टॉप डेस्टिनेशन। जैसे अभी यूएस है ना,
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई। तो 2015 में मोदी सरकार आने के बाद कुछ होप्स आई होंगी एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, तो उन्होंने बहुत सारा इन्फ्लक्स शुरू करा एफडीआई का, और 2015 में हम सबसे बड़े रेसिपिएंट थे एफडीआई के। और इसमें देख लेते हैं, देखिए एफडीआई इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। जैसे मैंने बताया कुछ सेक्टर्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा जैसे कि एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एक्टिविटीज़, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, प्लांटेशन, पिसीकल्चर, ठीक है, फिशरीज़ वाला, एनिमल हस्बेंड्री, इनमें है, ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं, बट एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन और इन एक्टिविटीज़ को छोड़ के एफडीआई प्रोहिबिटेड है। एटॉमिक एनर्जी, निजी कंपनीज, लॉटरी सिस्टम, इनमें कुछ आपको क्या आ सकता है, प्रीलिम्स में ये ऑप्शन में दे दिए जाएंगे दैट इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट अलॉट 49% एफडीआई बाय गवर्नमेंट रूट, ठीक है। आप बोलोगे यार गवर्नमेंट रूट, हाँ हो सकता है एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, बट ये सम आर दी एक्सेप्शंस। बट अगर पूरे एम्बिट में बोला जाए तो आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव जिस तरह से क्वेश्चन आया होगा आप उस तरह से टैकल करेंगे। और बेनिफिट्स क्या हैं एफडीआई के, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार। ये इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जाती है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे होंगे तभी तो अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी और ग्रोथ होएगी, और ग्रोथ के बाद क्या होएगी, डेवलपमेंट होएगी, ठीक है। ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव as well as qualitative concept, and quality is something else from quantity, okay। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। अगर देखिए, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अगर साथ में आएंगे तो उसके साथ में क्या आएगा, देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाएगी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाएगी, स्किल्स लाएगी। उन टेक्नोलॉजीज़ जैसे मशीन्स ले आई, नई नई। कोई भी कंपनी अपने मार्जिन्स को बढ़ाना चाहती है ना, अगर मार्जिन्स को बढ़ाना है तो क्या करेगी, अच्छी मशीन्स लाएगी। अगर अच्छी मशीन्स लाएगी तो यहाँ के इंडिया जो है वो बहुत अच्छी चीप लेबर है हमारे पास, क्योंकि देखिए इश्यूज़ है ना, आप इतनी अच्छी पढ़ाई करके भी वो फॉर्म्स भर रहे हैं जो कि बहुत लो लेवल के हैं, बट स्टिल क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन सिस्टम। तो बहुत सारी जनता हमारी अभी भी अनस्किल्ड है, और ऐसा कहा जाता है जैसे कि अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो दोबारा से एक आईटी सेक्टर में रेवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी जनता जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर सम इश्यूज, ठीक है, विद द डेवलपमेंट। We also should invest in our research and development and as well as skill sector, and government is doing very well in those sectors also, ठीक है। तो ऐसा है, टेक्नोलॉजी स्किल्स लाएगी, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, स्किल्स एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी जनता क्या पड़ी हुई है, बेली पड़ी हुई है, तो ठीक है, बेली पड़ी हुई तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अगर थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो क्या करेंगे, उसमें काम करेंगे। तो ब्रिंग्स मोर कम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री। क्या होगा कम्पिटेटिव बिजनेस में, कोई भी जैसे 4 कंपनी है, किसी को मोनोपोली होती है ना, मोनोपोली मतलब हाँ उसी का राज चल रहा है, अगर उसी का राज चल रहा है तो वो अपने बेस से, और गवर्नमेंट और हम लोगों को ज़रूरी भी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोविड-19 के दौरान कोई कंपनी, वैसे उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, कंट्रीज़ प्रेशराइज करती हैं, बट सिंपल वे में अगर हम एग्जांपल से के वे में समझें तो कोई जैसे आपने कोविड-19 की वैक्सीन निकाल दी यार, मान लीजिए आप इतने ब्रिलियंट थे, ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीन निकाल दी, क्या हुआ, पेटेंट वगैरह का इशू आ जाता है, बट आपने बोला यार मैं तो इतने की बेचूंगा, और आपकी मोनोपोली चल पड़ी, क्योंकि उस चीज़ पे और कोई कर ही नहीं पा रहा काम, ठीक है, तो वो मोनोपोली होती है। अब कम्पिटिटिव, आपके अलावा मैंने और 10 बंदों ने निकाल दी, तो हम क्या बोलेंगे यार मेरी ज़्यादा बिकनी चाहिए, तो क्या होगी, कंपटीशन आ जाएगा मार्केट में, और आप उसको अपने मार्जिन को बढ़ाने के चक्कर में अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उसका रेट जो भी कॉस्ट है वो कम करोगे। कम करने की वजह से क्या होगा, जो कंज्यूमर हैं उनको चॉइसेस मिल जाएंगी, और चॉइसेस मिलने के बाद वो उन अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो एक कंपटीशन आ जाता है मार्केट में, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी। ऑब्वियसली कंपटीशन आएगा तो आप ये सोचोगे चीप तो होनी चाहिए बट क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए।
quality of products and services in the sector. These are very important points for your मेंस एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। और इसके कुछ घाटे भी हैं। देखिए, हर कोई चीज़ सिर्फ बेनिफिट्स के साथ ही नहीं आती है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि आप सुबह उठो, सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करो, दैट आर वेरी बेनिफिशियल्स। बट एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लोगे तो यार कुछ ना कुछ उनकी साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बात करी गई है। इट कैन इफेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक कंपनीज, जो कि बेचारी ग्रो ही नहीं कर पा रही हैं। इंडिया, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि बेचारे बहुत गरीब हैं लोग, ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी ग्रो हो, बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। बट फॉरेनर्स तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के साथ आ रहे हैं, तो वो ये कंपटीशन की बात तो कर रहे हैं, बट ये कम्पीट कहाँ पे कर पाएंगे? तो डेफिनेटली दैट विल हैम्पर आर इंडियाज़ कंपनीज ऑल्सो, ठीक है। तो स्मॉल कंपनीज इन द कंट्री में नॉट बी एबल टू विथस्टैंड, जैसे मैंने अभी बताया, एंड द रिस्क ऑफ डोमेस्टिक फर्म शटिंग जॉब्स एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज FDI। अगर FDI पूरे के पूरे फॉरेनर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो तुम लोगों को और हम लोगों को तो अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी, क्लोज्ड, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री। अब एक्सचेंज रेट कैसे इफेक्ट होएगा? क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई वाला सिंपल सा रूल है यार, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई वाला क्या सिंपल सा रूल है? मान लीजिए, अगर देखिए, जैसे मैंने डिमांड एंड सप्लाई वाली बात बोली, अगर कोई कंपनी यहाँ पे है और उसको लगा कि यार देखो मैं तो निकल रहा हूँ, तो इंडिया ऐसा तो है नहीं, अगर वहाँ पे डॉलर चलते हैं तो इंडिया के पास भी फॉरेन रिजर्व्स है ना, तो यहाँ से रुपये से, ठीक है, रुपये से कन्वर्ट करेगा डॉलर में कन्वर्ट करेगा, तो हमारे इंडिया का जो रिज़र्व है, ठीक है, RBI, वो उसको क्या करेगा? डॉलर्स में कन्वर्ट करके देगा। और डिमांड सप्लाई जो यूनिट्स की थी, जो करेंसी की थी, वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ा। उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा? हमारे रुपये, अगर डॉलर्स कम हो गए तो क्या होगा? डेप्रिशिएट करना शुरू कर जाएगा। जो 60-70 के पास है वो 150, इतना तो चलो अनरियलिस्टिक है, 100 के आसपास चला जाएगा। तो वो क्या इम्पैक्ट करेगा हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। दीज आर सम इश्यूज़। और इसके बाद देख लेते हैं हम, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है उनकी ओनरशिप को लेके। अब इन्वेस्टमेंट नॉन रेजिडेंट इन इंडियन सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज़। बट यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये NRI की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सिंपल वे में कि जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, बाहर से हैं, ठीक है, इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, अगर वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ठीक है, तो वो उनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। हु मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द और डिफरेंस इन द इक्विटी सिनेरियो, बॉन्ड यील्ड, ग्रोथ, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। FPI इज़ इंड्यूस्ड बाय डिफरेंसेस इन इक्विटी प्राइस सिनेरियो, बॉन्ड यील्ड, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इन द इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड का मतलब होता है जो आपने देखिए सिक्योरिटीज़ खरीदा है उस पे जो, अगर मान लीजिए आपने शेयर्स खरीदे हैं और उन पे जो बेनिफिट हो रहा है, दैट इज़ डिविडेंड, ठीक है। और जो बॉन्ड पे जो आपका प्रॉफिट बनता है, दैट इज़ बॉन्ड यील्ड इन सिंपल टर्म्स। और इस पे भी कुछ कैप लगाया गया है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। आपको प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ऑफ इंडिया? सेबी। एंड हु इज़ द मनी मार्केट रेगुलेटर ऑफ इंडिया? RBI, ठीक है। RBI इज़ द मनी मार्केट रेगुलेटर। कब बना था ये बना था 1988 में, बट स्टैच्यूटरी बॉडी जो बना है वो 1992 में बना है, सेबी एक्ट 1992 के द्वारा।
इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखिएगा। 1988 में एक सिंपल बॉडी की तरह बना, ठीक है, बट उसको जो स्टैट्यूटरी एक एक्ट पास करा गया और उसको स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई। वो कब दे दी गई? 1992 में, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ऐसे कुछ करके आ सकता है, आप देख लीजिएगा इस हिसाब से, ठीक है। एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इज मनी दैट इज इन्वेस्टेड इन अ कंपनी बाई परचेजिंग शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आपने 1992 स्कैम, अर्शद मेहता वाली मूवी देखी होगी, स्टॉक मार्केट वो जैसे करता है, ठीक है। तो वही स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी परचेज करती है अपने किसी कंपनी के शेयर्स, तो वो उसको बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड सेबी हैज़ रिसेंटली स्टिपुलेटेड द क्राइटेरिया ऑफ एफपीआई। अकॉर्डिंग टू दिस एनी इक्विटी इन्वेस्टेड मतलब आपने कंपनी के शेयर खरीदे बाय नॉन रेजिडेंट विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ द कैपिटल इज पोर्टफोलियो। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के 100% शेयर थे, ठीक है, 100% शेयर्स। और पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल वो होती है, पेड अप कैपिटल मान लीजिए आपने एक प्राइमरी मार्केट होती है ना, जहाँ पे सबसे पहले आप अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं और आपके जो शेयर्स होते हैं वो खरीद लेते हैं, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। और वो पेड अप जो उससे पैसा आता है उसको पेड अप कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट जो दोबारा लिस्ट होती है बट उस पर जो पैसा आता है उसको पेड अप कैपिटल नहीं कहा जाता। वो जो प्राइमरी मार्केट वाला है ना, सबसे पहले लिस्ट होने वाला जो सीन है, उसी में पेड अप कैपिटल होती है, ठीक है। मान लीजिए 100% आपकी कंपनी थी, आपने लिस्ट करे क्या करे शेयर्स, और उसमें से 10% या 10% से कम अगर वो कोई ख़रीदता है तो उसको बाहर वाला इंसान, ठीक है, तो वो उसको क्या कहा जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओके। और इसमें लिमिट रखी गई है, ठीक है। अगर जैसे कि हाँ, इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो कांट एक्सीड 10%। देखिए यहाँ पे जैसे हमने पहले पढ़ा ना, अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो अगर आपने 10% से ज़्यादा करी है तो वो क्या कहलाई जाएगी? FDI। और मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसे थे, मेरे पास कम थे, किसी और के पास थोड़े और कम थे, आपने खरीद लिए 10% शेयर और मैंने खरीद लिए 9 और किसी ने खरीद लिए कितने? 9% और किसी ने खरीद लिए 5%। हम तीनों ने मिलके कितने खरीद लिए? 24%। तो हम तीनों क्या कहला जाएंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। बट अगर कोई ग्रुप में खरीद रहा है किसी कंपनी के शेयर्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स, तो वो 24% से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। और उससे ज़्यादा तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, वो FPI की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, can't exceed 10% of the paid up capital of the Indian company and all FPI taken together can't acquire more than 24%, ठीक है। सिंपल सी जैसे अभी मैंने समझाया। और इसके बाद जैसे कि हु आर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इंक्लूड इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स याद रखिए, इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे आप भी आगे देख लेते हैं। और आफ्टर द न्यू SBI गाइडलाइंस, RBI स्टिपुलेटेड दैट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंक्लूड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं कौन कौन होते हैं? जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब NPA हो गया किसी बैंक का, या फिर जैसे कि कोई इंडस्ट्री थी उसका NPA बढ़ गया और उसके एसेट को मैनेज करने वाली जो कंपनी होती है ना, उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। बैंक्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऑल दीज आर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अगर बाहर से आता है तो, ठीक है, इंडिया वाले नहीं, बाहर वाले। अब इस केस में हाँ, हु इज़ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? दिस इज़ अ टाइप ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड। फॉरेन वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ना, पेंशन फंड्स आते हैं,
तो वो कौन होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि एक इंस्टीट्यूशन होता है फॉरेन का, वो आके यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, संस्था। तो दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये ह्यूज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। FII इज़ एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड वाली बात तो ज़रूरी ही है, विच प्रपोज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया इन सिक्योरिटीज़, सिंपल सी बात। और इसमें और क्या है इम्पोर्टेंट, वेट फॉर अ व्हाइल। और ये जो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए, एन इंडिविजुअल और ग्रुप भी हो सकता है और एसोसिएशन भी हो सकती है, ठीक है। ग्रुप, एसोसिएशन एंड इंडिविजुअल विच इज़ रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री, ऑब्वियसली दैट इज़ द नेसेसिटी, ठीक है। एंड QFI शुड कंप्लाइंट विद द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन। इन दोनों को देख लेते हैं। ये जो होते हैं, जो ये ग्रुप होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, इनकी कुछ FATF और IOSC की कुछ गाइडलाइंस होंगी कि हाँ आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कोई इन्वेस्टर बनना चाहते हैं दूसरी कंट्री में। तो देखिए, आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वो गाइडलाइंस ज़रूरी नहीं है, बट आपके लिए FATF ज़रूरी हो जाता है। FATF कब बना था, 1989 में, और जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कम्बैट करती है मनी लॉन्ड्रिंग। और जो टेरर फाइनेंसिंग वाला कंसेप्ट है ना, ये 2001 में इसको लाया गया है, इसमें एंटर करा गया इसके पर्पज़ में, ठीक है। तो आप याद रखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। इसीलिए पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा गया है, ग्रे लिस्ट में, ठीक है, इस चक्कर में। तो उस पर नज़र चल रही है। और इसका हेडक्वार्टर पक्का याद रखिएगा, पेरिस, फ्रांस में। और मेंबर कितने, 39 कंट्रीज़। और जैसे कि IOSC की बात करें तो ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन, मतलब जो भी संस्थाएं होती हैं हर कंट्रीज़ की, ठीक है, मेंबरशिप 224, हर कंट्री की जो जैसे कि हमारी कंट्री की सेबी है वो इसमें रिप्रेजेंटेटिव होएगी सिंपल टर्म्स में। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैड्रिड, स्पेन में। और कब बनी थी, 1983 में, ओके। हाँ, FII आर बिग, जैसे मैंने बताया, FII आर बिग and hence they have capacity to make large scale investment. On the other hand, small investors like individuals under QFI, qualified foreign investors category, can't match FII in terms of business volume. Business volumes बहुत बड़ी होती हैं FII, इतने बड़े, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह में ये तो कुछ हद तक ही काम कर पाएंगे ना। So often when we hear about the foreign investment in the share market, it is FII who steal the attention. देखिए, ये आके इतने बड़ी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी के कुछ सिक्योरिटीज़ होंगी, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो उनका परसेंटेज भी कितना बड़ा होएगा ना। तो ये तो कुछ ही वॉल्यूम में काम कर पाते हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स में। आगे क्या देख लेते हैं, vocal for local polls mark restart of political process in the J&K which should soon restart to statehood। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं जानना, ये जानना जरूरी है। द सेंटर ऑन द 17 अक्टूबर 17 में इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को क्या करा, अमेंड करा, और उसमें क्या कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को सेट करने का वो करा गया, प्रोविज़न डाला गया, ठीक है। अब ये अभी आपको पता है यूटी बन चुकी है, तो ऐसा काम सेंटर ही कर सकती है, तो होम मिनिस्ट्री में ऐसा करा, ठीक है। ब्राउट इन बाय लेजिस्लेशन टू दिस इफेक्ट वाज ब्राउट इन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंटर के द्वारा ही रेगुलेट होगी था क्या, यूनिटरी टेरिटरी, ठीक है। बट आर DDCs क्या होती हैं, बट आर देयर फंक्शंस, दिस रिप्लेसेस द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ऐसा है कि दे विल प्रिपेयर अप्रूव डिस्ट्रिक्ट प्लान्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर।
छोटी छोटी डिसेंट्रलाइज्ड वे में हमें, जैसे गांधी जी बोलते थे कि देयर शुड बी पंचायत वगैरह वगैरह, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज करा गया एक अच्छे वे में इंडिया को, ठीक है। तो ऐसा ही है, जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं ना वो अपना प्लान बनाते हैं, ये अलग विलेज है ये अपना प्लान बनाएगा, ये अपना ब्लॉक लेवल पे, फिर इन जैसे ये ब्लॉक बन गए कुछ विलेजेस के, फिर ये कुछ फाइनल अपना सबमिट करेगा ये कुछ, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड उनको क्या करेगा, उनको साइन करेगा और उतने पैसे अलॉट कर देगा। तो ये इसका काम है। एंड द टर्म ऑफ द DDC बिल 5 years, 5 साल का टर्म रहेगा। एंड और 4 मीटिंग्स होंगी कम से कम, एटलीस्ट 4 जनरल मीटिंग्स इन अ ईयर, इन 1 in each क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, क्वार्टर। अगर 12 महीने को आप 4 से डिवाइड कर दो कितने हो गए? 3 मंथ में एक बार, हर बार मीटिंग होएगी, तो प्लान वगैरह अप्रूवल होएंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है? 14 इलेक्टेड मेंबर्स पर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एरियाज, 14 इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे। और याद रखिएगा ये जो इलेक्ट करे जाएंगे ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय वोटर्स। जैसे MLAs में से क्या बन जाता है? एक CM बन जाता है, वैसे इसका हेड भी बनेगा, जो कि इसमें से जो लोगों के द्वारा चुने गए होंगे ना मेंबर्स, उनमें से एक सहमति से एक चेयरपर्सन भी बन जाएगा इसका, ठीक है। एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट DC, एडिशनल DC, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट शैल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। आप समवेयर ये किसको रिसेंबल कर रहा है? आपके पंचायती राज एक्ट को, सिंपल वे वाला जो है, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। एंड ऑब्वियसली रिजर्वेशन विल बी गिवन किसको? SC ST एंड वुमेन को, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो आई थिंक it is enough for today. So if you like this session then you can subscribe my channel, like and share, and अगर आप शेयर करते हैं, knowledge shared is equal to knowledge care, and thank you, have a